तो इस बार टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा एशिया कप 2025 का ये मैच नंबर 2 जो कि इंडिया और यूएई के बीच में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर अब तो फिलहाल जो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए जो 6 टीमें आपको बनानी है, उसमें कौन से प्लेयर दोनों टीमों की तरफ से कितनी कितनी टीमों में आपके होने चाहिए, ये आपको क्लियर कट आंसर मिलेगा इस पूरे वीडियो को देखने के दौरान। जिसके पहले पिच रिपोर्ट के बारे में भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और आपको अगर आपने इस वीडियो के अंदर पिच रिपोर्ट को देख लिया और इवन पूरा वीडियो देख लिया, प्लेयर्स रिलेटेड भी जो एनालिसिस होगी उसको भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस बैटर की क्या कमजोरी है, किस तरीके की बॉलिंग के खिलाफ वो दिक्कतों में आते हैं, बाकी किस प्लेयर को कितनी टीमों में लेकर के जाना है आपको, और इवन पिच कैसी है जिसमें पहली इनिंग की बैटिंग होगी या सेकंड इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग होगी, तो किस तरीके की कॉम्बिनेशन आपको बना करके चलनी है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर क्लियर कट मिलेगा। यानी कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो कहीं पर भी टेलीग्राम अगर आपको कहीं ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं, पूरा वीडियो देख करके आप अपनी खुद की 6 वो टीम बना सकते हैं, जिससे जाकर के वो वाला फ्री कॉन्टेस्ट ज्वाइन आप कर सकते हैं, जहां पर अब पहले से लेकर के 10वें रैंक तक को 1-1 लाख, और साथ ही साथ 30वें रैंक पर भी अगर आप आए तो भी आपको 10,000 तो मिलना ही है, और इवन बाकी ड्रीम कॉइन्स तो मिलते ही हैं काफी लंबे रैंकिंग तक। तो निश्चित तौर पर काफी बढ़िया चांस है, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मैच होगा 10 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से, और 1.5 घंटे का डिफरेंस होता है। वहां पर शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा, और शाम को 6:30 बजे से जब मैचेस स्टार्ट होते हैं, और ये सितंबर के महीने में जब वहां पर काफी हद तक एक्सेसिव हीट होती है, यानी कि टेम्परेचर काफी तगड़ा होता है, गर्मी जबरदस्त पड़ रही होती है दुबई के अंदर। और यहाँ पर जनरली होता क्या है कि दिन के दौरान जो टेम्परेचर होता है, और रात के दौरान जब यह मैच 6:30 बजे शुरू होगा, उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, टेम्परेचर जो ड्रॉप करता है, वो निश्चित तौर पर जो डिफरेंस होता है दिन और रात वाले टेम्परेचर के अंदर, जो 10 डिग्री 12 डिग्री का अंतर होता है, और साथ ही साथ इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पर होती है दिन के दौरान भी और रात के दौरान भी, ये जो टेम्परेचर ड्रॉप है और हाई ह्यूमिडिटी लेवल जो है, वो काफी हद तक पूरी तरह से क्लियर कर देती है कि ड्यू यहां पर बैटिंग करने के दौरान, चाहे वो पहली इनिंग की बैटिंग इवन हो लास्ट के 5-6 ओवर में, और उसके बाद सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान, तो पूरे मैच पूरे के पूरे हिस्से में ही यहां पर ड्यू गिरना शुरू होती है, मतलब ओस। और जब ओस गिरती है और जो ये बॉल यहां पर यूज की जाती है लेकर में, जब जाकर के नमी चली जाती है, और आपको पता भी होगा कि ओस गिरती है तो गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होता चला जाता है मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। इसी वजह से कोई भी टीम यहां पर जब टॉस जीतती है तो जनरली सेकंड बैटिंग करना ही पसंद करती है, और पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान किसी भी टीम को एक छोटे से छोटे या जो भी स्कोर बने उस पर रोक करके किसी भी बने हुए स्कोर को चेज करने की कोशिश करती है, और ड्यू भी उसको यहां पर निश्चित तौर पर हेल्प करती है, क्योंकि बैटिंग काफी आसान हो जाती है, गेंद बल्ले पर बड़ी आसानी से स्किड करके आती है। और नेचुरली अगर आप यहां पर देखेंगे दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम पर ना, तो डेड ग्रास होती है पिच के ऊपर, यानी कि क्रैक्स यहां पर आपको पिच के ऊपर ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। और डेड ग्रास मतलब ब्राउनिश ग्रास होती है, जिसमें कोई भी लाइव नहीं होता, तो हरी घास तो होती नहीं, तो कोई भी स्विंग वगैरह आपको यहाँ पर मिलती दिखाई नहीं पड़ेगी तेज गेंदबाजों के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये जो डेड ग्रास कवरिंग होती है ना, इसी वजह से गेंद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, थोड़ी जब सॉफ्ट होती है गेंद, तो होल्ड भी होती है पिच पर। अगर वो सीम पर लैंड करेगी तब तो और ज्यादा होल्ड होगी, सीम पर लैंड नहीं करेगी, यानी कि क्रॉस सीम से कोई बॉलर अगर बॉल करे, तब निश्चित तौर पर वो अच्छा कैरी लेकर के विकेट कीपर के पास या बल्लेबाज के पास तक जाती है। और साथ ही साथ बाउंस भी यहाँ पर उसी वजह से थोड़ा सा लो होता है कंपैरेटिवली। लेकिन ये चीज निश्चित तौर पर दिक्कत करेगी पहली इनिंग की बैटिंग में ज्यादातर। सेकंड इनिंग की बैटिंग में तो जो ड्यू आ जाएगी वो काफी हद तक हेल्प ही करेगी किसी भी बैटिंग टीम को कि कोई भी स्कोर चेज करके मैच को जीतने की कोशिश करे। और वैसे भी जो आखिर के 6 मुकाबले यहाँ पर आप देखेंगे ना जो खेले गए हैं, उसमें से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जिसमें स्कोर अगर आप देखें तो यहाँ पर देख लीजिए 131 के जवाब में 135, 129 के जवाब में 130, यहाँ पर 173 के जवाब में 174, निश्चित तौर पर चेंज हो गया। यहाँ पर 270 का एकमात्र ऐसा स्कोर बना था जो डिफेंड हो गया था, हालांकि उसके जवाब में भी अबू धाबी की टीम ने 191 रन बना दिए थे। बाकी यहाँ पर 189 का स्कोर चेंज हो गया, यहाँ पर भी 189 का स्कोर चेंज हो गया। और साथ ही साथ पावर प्ले के पहले 6 ओवर इन सभी मैचेस में अगर आप देखते चले जाएं वन बाई वन, अब इसको हर एक स्कोर को तो मैं रिपीट करूंगा नहीं, तो कहीं कहीं पर 2-2 विकेटें, एक विकेट गिरी है। जनरली काफी हद तक वही है कि काफी खराब शॉट्स आप खेलेंगे तो ही विकेटें यहाँ पर आपकी गिरेंगी पावर प्ले के दौरान। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि डेड कवरिंग ऑफ ग्रास होती है तो उसमें कुछ खास हेल्प होती है नहीं, बाकी स्कोर्स तो चेंज होते ही हैं। लेकिन एक और चीज ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पर आप कहेंगे ये तो फरवरी की स्कोरिंग है, यहाँ पर भी फरवरी की स्कोरिंग है, ये जनवरी की स्कोरिंग है, जब मौसम काफी हद तक थोड़ा ठंडा होता है, काफी हद तक कंपैरेटिवली अगर हम बात करें इस महीने से जो सितंबर के महीने में है, तो सितंबर के महीने में भी होता यही है एक्चुअली। टेम्परेचर ड्रॉप वो तो निश्चित तौर पर एक नेचुरल फिनोमिना होता है, जो होगा इतना बड़ा ना 10 डिग्री के आसपास का, वो ड्यू गिराएगा ही गिराएगा। टेम्परेचर निश्चित तौर पर वो है कि जनवरी फरवरी के मुकाबले वो काफी हद तक ज्यादा गर्म होता है, और ड्यू आती ही आती है, तो निश्चित तौर पर
इसी तरीके के रिजल्ट्स आपको आते दिखाई पड़ेंगे और खास करके शुरुआती कुछ मैचेस में। और उसके अलावा स्पिन को यहाँ पर 20 और पेस को जो 40 विकेटें 6 मैचेस में मिली है ना, अगर आप देखें तो पहली इनिंग में ही मेजॉरिटी विकेटें निकल करके आई हैं। स्पिन की 20 में से 15 और 40 में से 21 विकेटें पेसर्स की भी, जो दिखाता है काफ़ी हद तक कि क्यों यहाँ पर स्कोर आसानी से चेंज होता है। तो जो भी इस वीडियो के अंदर आपने देखा, सुना और समझा पिच रिपोर्ट को लेकर के, वो तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक वही होने वाला है। लेकिन फिर भी टॉस के बाद भी आपको मैं पिच के बारे में, ड्यू का जो अपडेट होगा, गिरेगी या नहीं गिरेगी, साथ ही साथ मेरी अपनी जो फाइनल 6 टीम बनेगी आज के इस मैच की, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है ना, वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को दिया गया लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उसको क्लिक करके दोनों चैनलों को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल पाएं और आसानी से अपनी टीम बना पाएं। खुद से बनाना है तो वीडियो पूरा देखिए, वरना तो टेलीग्राम पर आपको मैं टीम दूंगा ही। फिलहाल ये पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर इंडिया की तरफ से उतरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर आपने देखा प्रैक्टिस में जो हो रहा है, नेट प्रैक्टिस, उसको अगर आप देखें तो मैंने काफी हद तक ध्यान दिया, तो वहां पर क्या समझ में आया कि फिलहाल संजू सैमसन, अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो एक दिन बचा हुआ यह मैच स्टार्ट होने में, यानी कि 9 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 8 सितंबर को जो नेट प्रैक्टिस हुई थी, या उसके पहले भी जो नेट प्रैक्टिस हुआ है ना, उसमें जितेश शर्मा ज्यादा बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपको प्रोबेबली नंबर 7 पर बैटिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और 8 तारीख को भी संजू सैमसन ने थोड़ी बहुत विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करी थी, बैटिंग प्रैक्टिस करी ही नहीं है, और इसी वजह से लग रहा है कि वो शायद प्लेइंग 11 में नहीं खेल पाएंगे। और इवन यहां पर रिंकू सिंह को मैंने प्लेइंग 11 में जरूर दिखा रखा है, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि रिंकू सिंह को भी उतनी बैटिंग प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही। इनसे ज्यादा प्रैक्टिस तो शिवम दुबे कर रहे हैं, ना सिर्फ एज अ बैटर बल्कि एज अ बॉलर भी। क्योंकि अगर आप ये जो कॉम्बिनेशन देखेंगे ना इंडियन टीम की, तो उसमें अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और साथ ही साथ बुमराह के अलावा हार्दिक पांड्या, ये ऐसे 5 ऑप्शन है जो कि लगभग 99% तय है कि खेलेंगे ही खेलेंगे, यानी कि टोटल 5 बॉलिंग ऑप्शन निश्चित तौर पर। इसके अलावा अगर रिंकू सिंह खेलते हैं तो उतनी निश्चित तौर पर ये बॉलिंग तो करते नहीं, जनरली अभिषेक शर्मा बॉलिंग थोड़ी बहुत कर देते हैं। कोच ने भी कहा था इसके पहले जब एशिया कप का टीम बना था कि वो बॉलिंग के ऑप्शन एक अच्छे हैं, तो पूरी प्रोबेबिलिटीज है कि वो बॉलिंग भी करके देंगे। लेकिन जो अभी तक हमने प्रैक्टिस नेट सेशन में देखा ना, तो रिंकू सिंह के मुकाबले मुझे लगता है कि शिवम दुबे के खेलने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी शुभमन गिल ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, तिलक वर्मा निश्चित तौर पर मोस्ट प्रोबेबल है कि नंबर 3 पर ही खेलेंगे अगर संजू सैमसन नहीं खेल रहे। बाकी आपको पता ही है कि अभिषेक शर्मा वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बैटर आईसीसी रैंकिंग में, नंबर 2 पर यहाँ पर तिलक वर्मा है, नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव है। तो टॉप 10 में ही निश्चित तौर पर 3 इंडियन बैटर्स हैं। बाकी पावर प्ले में कौन बॉल करेगा, डेथ में कौन बॉल करेगा, उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आप देखना चाहें तो वो पूरा टी20 करियर सभी का, यानी कि जो इंडियन प्लेयर्स है उनका देख सकते हैं कि किसने कितनी मैचेस खेले, कितने रन बनाए, क्या बैटिंग एवरेज रहा, और वो जो बैटिंग एवरेज है वो पहली इनिंग में कितना रहा है, सेकंड इनिंग में कितना रहा है पूरे करियर के दौरान। फॉर एग्जांपल आप अभिषेक शर्मा का ही देखेंगे ना, तो जो 33 का बैटिंग एवरेज है, पहली इनिंग में 37, तो सेकंड इनिंग का 26 है। बाकी भी जो बैटर्स हैं उनका पहली इनिंग सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज देखेंगे ना, तो डिफरेंस तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो डिफरेंस चाहे जितना बड़ा हो, वो निश्चित तौर पर ये नहीं आपको इंडिकेट कर पाएगा कि किसी को किसी स्पेसिफिक निश्चित तौर पर इनिंग में ही अपनी टीम में आपको पिक करना है या प्रेफरेंस आपको देनी है। क्योंकि निश्चित तौर पर दोनों इनिंग में जो बैटिंग एवरेजेस हैं, डिफरेंस चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों इनिंग का बैटिंग एवरेज मोर देन इनफ है कि उसको आप अपनी टीम में रखें बैटर्स को। और उसी तरह से बॉलर्स का भी स्ट्राइक रेट देख करके जरूर रखिए। जैसे यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की ही बात करें तो अपने पूरे टी20 करियर में 18 मैच में 33 विकेट ले चुके हैं, लेकिन पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए हर 9वीं गेंद पर इनको विकेट मिली है, सेकंड इनिंग में 15वीं गेंद पर। जो ये भी दिखाता है, एक तो आज ओस भी गिरेगी सेकंड इनिंग के दौरान, हालांकि इनको ओस से उतना फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन ये कम से कम पक्का है कि इनका करियर भी बता दे कि पहली इनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, वहां पर आप इनको कप्तान बनाइए, सेकंड इनिंग में केवल एज अ बॉलर लेकर के जाइए। और ये भी पिच रिपोर्ट भी बताता है कि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का वो रोल शायद रहे ना, जैसी पिच रिपोर्ट यहाँ पर आपको पीछे बताई ड्यू की वजह से। तो वो चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। बाकी रीसेंट फॉर्म आपको देख करके रखना है, चूंकि जो सबसे बड़ा रीजन है कि संजू सैमसन आज के इस मैच में ना खेलें, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी संजू सैमसन ने जो केरला में एक टी20 लीग हुई थी, वहां पर जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दी है। पहले मैच में 13 बनाए, दूसरे मैच में 121, फिर तीसरे मैच में, चौथे मैच में और पांचवें मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाई, यानी कि लास्ट के चारों मैचेस में कमाल की पारियां खेली। लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो आईपीएल के दौरान ये अगर आप देखें ना, तो पूरे जो आईपीएल का इनका पूरा सीजन गया था, उसमें एक 66 की पारी पहले ही मैच में इन्होंने खेली थी। उसके अलावा लगातार अगर आप देखें तो पारियां अच्छी आई थी, शुरुआत लगातार अच्छा कर रहे थे, स्टार्ट अच्छा कर रहे थे, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। और उसके पहले अगर आप देखें तो इंडिया इंग्लैंड की एक सीरीज हुई थी, हालांकि उसका केवल एक मैच का स्कोर यहां पर मैंने ऐड किया है 16 रनों का, लेकिन उसमें टोटल 5 मुकाबले हुए थे। 2 बार जोफ्रा आर्चर ने, 1 बार साकिब महमूद ने, 1 बार वहां पर मार्क वुड ने, यानी कि पांचों मैचेस में आप जाकर के देखेंगे ना, तो लगातार शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हो रहे थे। हालांकि
संजू सैमसन का इतना बढ़िया जो नाम हो गया था टी20 फॉर्मेट में, उसका रीजन था कि इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैच में 1 सेंचुरी लगा दी। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए 4 टी20 मैचेस में जहां पर इनको मौका मिला 2 बार सेंचुरी लगाई, लेकिन बाकी मैचेस में लगातार 0 पे आउट हो रहे थे। तो निश्चित तौर पर लगातार बैक टू बैक 3 सेंचुरीज तो इनकी आई थी आखिरी 5 मैचेस में, लेकिन उसके बाद इंडिया इंग्लैंड की 5 टी20 मैच की सीरीज में टोटल फ्लॉप गए, 26 का हाईएस्ट स्कोर रहा। हालांकि उसके बाद आईपीएल में ठीक-ठाक बैटिंग करते दिखाई पड़े, हाफ सेंचुरी केवल 1 आई। केरला टी20 लीग में काफी तगड़ी बैटिंग करी है, लेकिन लगातार ये शॉर्ट पिच गेंदों पर आउट हो रहे हैं। इवन नेट प्रैक्टिस जो भी हो रही है ना, वहां पर भी जो थोड़ी बहुत 1-2 गेंदें इन्होंने खेली जाकर के, वहां पर भी शॉर्ट पिच गेंदों पर लगातार बीट हो रहे थे। तो वही एक रीजन है कि इनके चांसेस कम है, तिलक वर्मा के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि तिलक वर्मा भी बहुत तगड़े फॉर्म में है नहीं। अगर आप देखेंगे ना तो लंदन में गए थे ये, लंदन वनडे कप खेलने के लिए, यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो काउंटी वनडे मैचेस होते हैं वहां पर खेलने गए थे। 3 मुकाबले खेल करके 2 बार बिना खाता खोले आउट हुए, 1 बार केवल 54 की पारी खेली। हालांकि उसके पहले अगर आप आईपीएल की परफॉर्मेंस इनके लगातार देखें तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी करी थी, उसके बाद खत्म निश्चित तौर पर एक लो नोट पर हुआ था। उसके पहले इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी जिसमें संजू सैमसन भी फ्लॉप हुए थे, तिलक वर्मा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन उनसे बेहतर कम से कम परफॉर्म कर रहे थे, तो चांसेस तिलक वर्मा के ज्यादा हैं। बाकी शुभमन गिल आ चुके हैं एज अ वाइस कैप्टन, तो जब वाइस कैप्टन के तौर पर कोई प्लेयर आ जाए, फॉर्म में हो ना हो कोई मैटर करता नहीं, लेकिन इनको टीम में लेना है या नहीं, वो निश्चित तौर पर आईपीएल की इनकी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको दिखा देती है। तो एक जबरदस्त फॉर्म में प्लेयर तो हैं। अभिषेक शर्मा की यूटिलिटी वैसे भी काफी हाई हो चुकी है, क्योंकि पूरे चांसेस है कि बॉलिंग करके देंगे। फॉर्म में तो हैं ही, वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बैटर हैं, नंबर 2 टी20 बैटर तो तिलक वर्मा हैं, आपको पता ही है। सूर्य कुमार यादव को लेकर के कोई डाउट आपको रखना भी नहीं चाहिए, ये नंबर 6 के बैटर हैं टी20 रैंकिंग में। और उसके बाद हार्दिक पांड्या बॉलिंग पूरी करेंगे, 4 ओवर पॉसिबली बैटिंग तो करके दे ही लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हालांकि फॉर्म उस लेवल का है नहीं। उसके बाद रिंकू सिंह, हालांकि अगर आप यूपी टी20 लीग अभी जो रिसेंटली हुआ उसमें अगर आप देखें तो लगातार शानदार पारियां इन्होंने जबरदस्त तरीके से खेली। हालांकि उसके पहले आईपीएल में चूंकि बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे होता है, लेकिन बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेज इनकी आई नहीं थी। और जीतेश शर्मा को तो आपको पता ही होगा कि इनकी कुछ कमाल की पारियां रही थी आईपीएल में, जो ये 24 की पारी है, 85 नाबाद की पारी है, ये 20 नाबाद, 11 नाबाद, 40 नाबाद की पारियां हैं। काफी बड़ा रोल रहा था इनका आरसीबी के आईपीएल टाइटल जीतने में। और उसके बाद जो विदर्भा प्रीमियर लीग होती है टी20, उसमें भी अगर आप देखें तो लगातार शानदार फिनिश कर रहे थे, मैचेस को नॉट आउट लौट रहे थे, और लगातार स्टार आपको दिखाई पड़ेगा इनके स्कोर के साथ, जो दिखाता है कि कितना अच्छा फिनिश कर रहे हैं रिसेंट टाइम में। अक्षर पटेल को लेकर के भी कोई डाउट बनना नहीं चाहिए, लगातार आपको पूरे 4 ओवर करके देंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, तो कितने ज्यादा जरूरी हैं वो अभी आपको जब यूएई के बैटर्स का प्लेयर बैटल देखेंगे ना तो वहां से भी समझ में आ जाएगा। बाकी वरुण चक्रवर्ती को लेकर के कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, रिसेंट फॉर्म में ठीक ठाक है। अर्शदीप टी20 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर, इनको भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते। और बुमराह तो निश्चित तौर पर एक ऐसे नाम है जिनको तो लेकर के पूरी दुनिया ही डरती है, तो निश्चित तौर पर हर एक प्लेयर को तो आप पिक नहीं कर पाएंगे टीम में। लेकिन एक बात यहां से क्लियर है कि चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, पहली इनिंग की, सेकेंड इनिंग की, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि इंडियन टीम की अगर पहली इनिंग की बैटिंग है ना, तो शायद अब अभिषेक शर्मा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, हार्दिक पांड्या सेकंड बेस्ट ऑप्शन होंगे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह। मेरे हिसाब से ये 6 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको कतई ड्रॉप नहीं करना है आज के इस मैच में, किसी भी हालात में, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो। लेकिन उसी में ऐड आपको करना होगा, कम से कम 7 से 8 प्लेयर तो आपको रख के चलने पड़ेंगे इस टीम की तरफ से, इंडियन प्लेयर्स को लेकर के। तो अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तब तो सूर्य कुमार यादव तक आपको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल मोर देन इनफ हैं। लेकिन बाकी जो 6 प्लेयर हैं वो कम से कम 4 से 5 टीमों में होने ही होने चाहिए। और बाकी जो प्लेयर है जैसे तिलक वर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, उनके बारे में तो वही बात है कि चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो, सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, टीम में तो रहेंगे 4 से 5 टीमों में। लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो शायद सूर्य कुमार यादव की आपको जरूरत भी ना पड़े, ये चीज आपको कंसिडर करके चलनी है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 ऑप्शंस, उसमें शुभमन गिल, तिलक वर्मा को ऐड कर देंगे तो 8 ऑप्शन हो जाते हैं। बाकी अगर निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपको बताया सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो सूर्य कुमार यादव को भी अगर आपको टीम में लेकर के चलना है तो मतलब पहली इनिंग की बॉलिंग रही होगी, तो निश्चित तौर पर वहां पर किसी एक बॉलर को ड्रॉप करना वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, वो निश्चित तौर पर आप करना नहीं चाहेंगे। तो सूर्य कुमार यादव को सेकंड इनिंग की बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि आपकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि गिल या अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाएंगे तभी आप उनको लेकर के जाइए सेकंड इनिंग की बैटिंग में, क्योंकि अभी आगे का जो डेटा है वो थोड़ा हिंट आपको करेगा। जिसमें हेड टू हेड का आंकड़ा देखने जाएंगे तो यूएई के खिलाफ केवल 2 इंडियन प्लेयर्स हैं, जिसमें एक है जसप्रीत बुमराह, एक है हार्दिक पांड्या, जो 2016 में एक मैच खेले थे, दोनों ने एक विकेट उस मैच में लिया था। बाकी कोई प्लेयर फिलहाल यूएई के खिलाफ खेला नहीं। लेकिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर तो बहुत सारे टी20 मैचेस इन लोगों ने खेल रखे हैं। तो यहां से आपको क्या आइडिया मिलेगा कि अभिषेक शर्मा के इस ग्राउंड पर आंकड़े बहुत ही खराब हैं। 5 मैच में केवल 77 रन, 31 का हाईएस्ट
स्कोर, उसका रीजन भी है क्योंकि गेंद यहाँ पर होल्ड कर जाती है थोड़ी बहुत पहली इनिंग की बैटिंग में खास करके, तो वहां पर इनको दिक्कतें होती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इनकी बॉलिंग का भी एक रोल होगा थोड़ा बहुत, तो इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसा मैंने आपको इनको यहाँ पर दिखाया आंकड़ा इस मैदान पर, और खास करके जब सेकंड इनिंग की बैटिंग में यहाँ पर ज्यादा बेहतर खेलते हैं। और जो एक चीज आपको मैं कह रहा था ना कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, यहाँ पर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, ये 5 ऑप्शन तो आपके 100% टीम में होने ही चाहिए। लेकिन छठा ऑप्शन अगर पहली इनिंग की बैटिंग है, देखिए ये भी आपको ने कहा था ना कि सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो सूर्य कुमार यादव को आपको कंसिडर करने की जरूरत है नहीं। लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग में अगर आप मान करके चल रहे हैं कि किसी तरह से इस तरीके का आंकड़ा फिर निकल करके आ गया, हालांकि अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर ड्यू भी गिरेगी, आसान भी होगी बैटिंग करना, तो वहां पर अगर आप मान करके चल रहे हैं कि कोई एक 3 में से प्लेयर आउट होगा तो उसको ड्रॉप करके सूर्य कुमार यादव को आप सेकंड इनिंग की बैटिंग में लेकर के जाइएगा। अपनी जो 6 टीम बनेगी, लेकिन निश्चित तौर पर 6 टीम आप बना रहे हैं तो सभी टीमों में तो आप ड्रॉप करेंगे नहीं टॉप 3 में से किसी एक प्लेयर को, तो किसी में ड्रॉप करके सूर्य कुमार यादव को, किसी में ड्रॉप करके किसी एक आध टीम में रिंकू सिंह या जितेश शर्मा को, थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के तो आपको टीम बनाएंगे तो ही रैंक आपका सूट अप करेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितेश शर्मा भी यहाँ पर आपको, जितेश शर्मा बोल रहा हूँ, जितेश शर्मा तो प्लेइंग इलेवन में ही है, शिवम दुबे भी एक प्लेयर है यहाँ पर, और ये खेलेंगे तो बॉलिंग भी करेंगे। और शिवम दुबे अगर खेल रहे हैं प्लेइंग इलेवन में रिंकू सिंह की जगह पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो शायद इनकी बॉलिंग के चांसेस काफी कम हो जाए अभिषेक शर्मा की, क्योंकि आइडेंटिकल बॉलर अक्षर पटेल ऑलरेडी है टीम के अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर शिवम दुबे खेलेंगे तब अभिषेक शर्मा की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रह जाएगी, खास करके इस ग्राउंड पर इनका डेटा देख करके। तब निश्चित तौर पर आप इनको 2 से 3 टीमों में इनको रखिए, 2 से 3 टीमों में सूर्य कुमार यादव को, तिलक वर्मा, शुभमन गिल आपके मेजोरिटी टीमों में होंगे, और हार्दिक पांड्या और बाकी बॉलर्स तो आपके टीम में रहेंगे ही। तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करें या ना करें। तो शिवम दुबे का जो एक फैक्टर है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी प्लेयर बैटल देखेंगे तो जो वीकनेसेस हैं इंडियन बैटर्स की वो थोड़ी सी आपको दिख जाएगी कि शुभमन गिल स्पिन पर थोड़ा सा फंसते हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे ऑफ स्पिन हो, चाहे लेग स्पिन हो, ऐसे बॉलर सामने की टीम में हैं कौन, वो देखेंगे। नंबर्स देखेंगे तो बहुत ही खराब हैं। और उसके बाद अगर आप देखें अभिषेक शर्मा, तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 2 बार 15 गेंद पर आउट हो चुके हैं। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का कोई डेटा आपको कमजोरी के रूप में नहीं मिलेगा कि कोई वीकनेस है भी नहीं बेसिकली उन दोनों की। लेकिन तिलक वर्मा को देखा गया है कि गेंद अगर फंसती है पिच पर, चाहे वो तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिन गेंदबाज हो, वो उनको परेशान कर लेता है। और ये फ्रेश पिच होगी तो उतनी ज्यादा दिक्कत मुझे लगता नहीं कि होने वाली है। बाकी हार्दिक पांड्या को लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं है। रिंकू सिंह ऑफ स्पिन पर 2 बार 37 गेंद पर 43 रन बना करके आउट हो चुके हैं। जितेश शर्मा को भी थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन पर दिक्कतें होती हैं, तो चाहे वो ऑफ स्पिन हो, चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, चाहे लेग स्पिनर, यही 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो अगर शायद पहली इनिंग की बॉलिंग मिल गई यूएई को तो वहां पर वो लोग इनको परेशान कर सकते हैं। जिसमें इंडियन टीम है तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज भी गेम में आ जाते हैं, और उसमें देखेंगे तो मोहम्मद रोहित भी हैं, जो कि इनके पास एक तेज गेंदबाज के ऑप्शन है बाएं हाथ के यूएई की टीम में। हालांकि बेंच पर देखेंगे तो जवादुल्ला भी इनके पास एक ऑप्शन है, तो देखना पड़ेगा वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन कम से कम ध्रुव पराशर और हर्षित कौशिक जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और उनसे भी बेहतर हैदर अली, क्योंकि अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन देखें, जहां पर मोहम्मद वसीम अली, ईशान सराफ, मोहम्मद जोहेब, राहुल चोपड़ा विकेट कीपर, आसिफ खान और बाकी जो खिलाड़ी है ना, इसमें जो मेन इनके बॉलिंग ऑप्शन है ना, यहाँ पर देखेंगे तो नंबर 7 से लेकर के 11 तक यही मेजोरिटी सारे ओवर करके देंगे। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में हमने जो भी यूएई को खेलते देखा, हर्षित कौशिक कहीं पर कभी कभार एक आध ओवर कर जाते हैं, कभी हो सकता है कि मोहम्मद जोहेब भी अपनी ऑफ स्पिन कर जाएं, चांसेस उसके बहुत ज्यादा कम है। यही प्रॉपर 5 ऑप्शन इनके बॉलिंग करते दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हैदर अली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। हमेशा आपको मैं कहता हूं जब भी मैं यूएई की टीम को कवर करता हूं या ये कहीं जाकर के कोई लीग भी खेलते हैं तो वहां पर भी आपको मैं ये चीज बताता हूं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ध्रुव पराशर को भी आप चांस दे सकते हैं, पहली इनिंग की बॉलिंग है तो। और निश्चित तौर पर मोहम्मद रोहित भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हालांकि थोड़ी बहुत अगर स्विंग मिलता तो जुनैद सिद्दीकी भी होते गेम में, लेकिन वो चीज तो नहीं है। लेकिन सगीर खान एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के पास जो डेथ ओवर की अच्छी बॉलिंग करते हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। बाकी पावर प्ले में कौन करेगा, डेथ में कौन करेगा, बेंच क्या है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो आपको बता ही दिया कि कौन सा बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने इंडियन प्लेयर्स का करियर देखा था, ठीक उसी तरह से यूएई की टीम का भी पूरा करियर का डेटा, जिसमें कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, क्या बैटिंग एवरेज रहा, पहली इनिंग में क्या रहा, सेकंड इनिंग में क्या रहा, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़ेंगी एक्चुअल। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में किसी बैटर को आप ड्रॉप ही कर दो और उसमें जिसको लेना है, और उसमें अगर आप चाहें तो बॉलर का स्ट्राइक रेट भी चेक करिएगा जरूर। जिसमें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मोहम्मद रोहित को ही देखें का 8 टी20 मैचों का करियर, 11 विकेटें हैं, सेकंड इनिंग में ज्यादा कामयाबी निकाल करके लेके देते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी इनके पास सिमरनजीत सिंह जैसे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी अगर खेलते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद रिसेंट फॉर्म अगर आप देखिए इस टीम के प्लेयर्स का, तो वो आपके सामने, जिसमें अभी एक
ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी बाकी 2 टीमें थी, जहां पर यूएई अपने 4 के चारों मैचेस गंवा गई। हालांकि टक्कर इन्होंने दिया था ठीक-ठाक अपनी बैटिंग से खास करके, जिसमें अगर आप देखें तो मोहम्मद वसीम एक ऐसे प्लेयर रहे थे जो कि उसी सीरीज के 4 मैचेस में 44, 19, 67 और 33 की पारी खेल पाए थे। उसके पहले भी हालांकि अगर आप देखें तो ठीक-ठाक सा ही फॉर्म है, कंसिस्टेंसी को लेकर के थोड़ा-सा इनको दिक्कत होती है। हालांकि उसी ट्राई नेशन सीरीज में अलीशान सराफू ने आखिरी 2 मैच में 27 और 68 की 2 पारियां खेली, एक और मैच खेले थे 3 रन बनाए थे, तो ये भी ठीक-ठाक, और इसके पहले भी अगर आप देखें ना तो रन इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद मोहम्मद जोहेब को देखें तो ये अभी जो ट्राई नेशन सीरीज उसमें कुछ खास कमाल कर नहीं पाया, हालांकि उसके पहले ठीक-ठाक फॉर्म में थे, और उस ट्राई नेशन सीरीज में जैसे इन्होंने बैटिंग करी भी ना, देख करके लग रहा था कि ये उस लेवल के प्लेयर तो कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़े। हो सकता है कि कोई एक टीम ऐसी बनाए अब जहां पर इनको एज ए प्लेयर आप लेकर के जाएं, लेकिन उसी में राहुल चोपड़ा को इंक्लूड कर देते। इन्होंने एक 52 नाबाद की शानदार पारी खेली थी, और इसके अलावा अगर आप देखें, लेकिन वो भी अफगानिस्तान जो कि अच्छी बॉलिंग अटैक है उसके खिलाफ, और उसके अलावा आसिफ खान ने एक पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त 77 की पारी खेली, एक 40 की पारी अफगानिस्तान के खिलाफ खेली उसी ट्राई नेशन सीरीज में। इसके बाद हर्षित कौशिक जो कि कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, बॉलिंग भी बहुत एक आध ओवर कभी कभार कर रहे थे। ध्रुव पराशर जो लगातार बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन विकेट के मामले में देखे तो बहुत ज्यादा कामयाबी इनको मिली नहीं, 2 ही विकेट 4 मैच में लेकर के गए। लेकिन सगीर खान निश्चित तौर पर इन्होंने जब भी बॉलिंग करी 2 मुकाबले खेलते हुए विकेट निकाल करके गए। हालांकि मुझे नहीं लगा, ऐसा समझ में नहीं आया कि क्यों इनको हर मैच में नहीं खिलाया गया, ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। हैदर अली ने जबरदस्त बॉलिंग करी थी, 2-2-0-2, उसके पहले भी कमाल के फॉर्म में रहे हैं, और ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं ना कि चाहे वो हैदर अली हो चाहे सगीर खान हो, इन दोनों की यूटिलिटी इस टीम में बहुत अच्छी है। ये 2 ऐसे प्लेयर होंगे यूएई की तरफ से कम 6 टीम बना रहे हैं अगर आप, तो 4-5 टीमों में, इवन छठी टीम में भी आप इनको लेके जा सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा नहीं। बाकी यहाँ पर मोहम्मद रोहिड हैं, जुनैद सिद्दीकी है, मोहम्मद जवादुल्ला हैं, और इन तीनों में से कोई 2 तो जरूर खेलेगा प्लेइंग 11 में, और उसमें से बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो भी है, पहली इनिंग की बॉलिंग अगर यूएई की है तो उसको तो आप पिक करिएगा। बाकी फॉर्म आपके सामने है ही, जिसमें अगर आप देखेंगे ना तो रोहिड ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। जुनैद सिद्दीकी भी अगर आप देखें आखिरी उन 4 मैचेस में जो ट्राई नेशन सीरीज हुई, 2 ही बार विकेट निकालने में कामयाब रहे, टोटल 4 विकेट लेकर के गए, 2 बार विकेटलेस गए, और वहां पर ये विकेट निकालने में कामयाब हो पा रहे थे जहां पर गेंद थोड़ी बहुत हिल रही थी। बाकी निश्चित तौर पर ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हैदर अली और सगीर खान वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मेरे हिसाब से भी। बाकी पहली इनिंग की बॉलिंग होगी तो कोई भी एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो भी खेल रहा होगा उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं जब 6 टीमें बनाएंगे तो 2 से 3 टीमों में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ध्रुव पराशर भी एक नाम है इस टीम के अंदर जो कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस लेकर के आते हैं अगर बॉलिंग पहली इनिंग की होती है तो, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो इनकी बैटिंग लाइनअप रही है पूरी की पूरी टॉप 5 जो अभी हमने ट्राई नेशन सीरीज में देखा ना, सभी ने कहीं कहीं पर आकर के परफॉर्मेंस दी। उसमें मोहम्मद जोहेब को आप छोड़ दीजिए तो बाकी बचे 4 बैटर्स को आपको रोटेट करना है, जिसमें मोहम्मद वसीम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। कम से कम 3 से 4 टीमों में आपके होंगे। बाकी 2 से 3 टीमों में आप लेकर के जाइए अलीशान सराफू को, 2 से 3 टीमों में आप राहुल चोपड़ा को इंक्लूड कर दीजिए, 2 से 3 टीमों में आप यहाँ पर आसिफ खान को इंक्लूड कर दीजिए। सारे के सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं तो निश्चित तौर पर कभी चल गए तो निश्चित तौर पर वहां पर बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रोटेट करना है। अगर आप इनको पिक करना चाहें तो इतनी इतनी टीमों में लेके जा सकते हैं। हालांकि एक बात तो पक्के तौर पर मैं कहूंगा कि 2 या मैक्सिमम 3 कहीं कहीं पर जाकर के चौथा प्लेयर ही आपको पिक करना होगा यूएई की टीम की तरफ से। इससे ज्यादा प्लेयर लेके जाने की जरूरत है नहीं। ये निश्चित तौर पर यहाँ से क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और भी कुछ नंबर्स हम देखने की कोशिश करें जिसमें हेड टू हेड का तो कोई आंकड़ा आपको मिलेगा नहीं। कोई प्लेयर फिलहाल इंडिया के खिलाफ T20 मैच खेला नहीं, लेकिन वेन्यू का डेटा आपको मिल जाएगा, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं, जिसमें अगर आप देखें तो चाहे रोहिड हो, चाहे जुनैद सिद्दीकी हो, चाहे जवादुल्ला हो, इनके आंकड़े आपको मिल जाएंगे बॉलिंग के जो कि एवरेज ही है बेसिकली। रोहित और जुनैद सिद्दीकी ने बेहतर काम करा है। और उसके अलावा बैटिंग में देखेंगे तो थोड़ा बहुत मोहम्मद वसीम आपको बेहतर करते दिखाई पड़ेंगे और कुछ खास आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे नहीं। और उसके बाद प्लेयर बैटल का डेटा देखेंगे तो इंडिया के खिलाफ मोहम्मद वसीम हो गए, अलीशान सराफ हो गए, कभी खेले ही नहीं तो डेटा तो आपको मिलेगा नहीं। बाकी कोई स्पेसिफिक वीकनेस इनकी नहीं है किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर। बाकी राहुल चोपड़ा लेग स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं, मोहम्मद जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं। तो चाहे वो कोई भी स्पिनर इंडियन टीम में जो कि हैं भी, अक्षर पटेल हैं, वरुण चक्रवर्ती हमेशा गेम में रहेंगे, आसिफ खान भी लेग स्पिन पर फंसते हैं। देखिए 45 गेंद पर 42 रन मार करके 7 बार, बहुत ही खराब आंकड़ा है। और उसके बाद लेग स्पिन पर हर्षित कौशिक और ध्रुव पराशर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर। तो ये कमजोरियां तो आपने देख ली। बाकी ये तो पक्का तौर पर पता है कि शायद 1-8% चांस ये हुई क्या, वरना जीतेगी तो इंडियन टीम ही। बाकी अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या दो सबसे सेफ कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन है। बाकी 3 डिफरेंशियल ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो भी अपनी फाइनल 6 टीम बनेगी या पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट होगा
टॉस के बाद का वो सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो बाकी 6 टीमों के लिए अपडेट्स के लिए जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे भी जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे टीम आपको बनानी है कैसे नहीं। बाकी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने की उतनी जरूरत पड़ेगी भी नहीं अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।